नमस्कार, मैं उमेश कुमार सिंह, एकेडमिक हेड रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल नचाब एकमा सारण। आज मैं पुनः आपसे रूबरू हो रहा हूं बड़ी हर्षोल्लास के साथ कि मेरा विद्यालय एनईपी 2020 को पूरी तरह से एडॉप्ट कर लिया है। अब आइए जानते हैं कि एनईपी 2020 है क्या और इसका असर क्या है, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एनईपी 2020 क्या है। तो इसके कुछ मूलभूत बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा जो यूं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कैसे संभव होगा? सर्वांगीण शिक्षा से ही होगा। यानी पहले की शिक्षा नीति में जो केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहती थी, कुछ लिमिटेड किताब ज्ञान तक लिमिट रहती थी, इसमें न केवल किताबी ज्ञान बल्कि भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक कई प्रकार की अतिरिक्त शिक्षाओं का समावेश किया गया है, जिससे बच्चे एक संपूर्ण विकसित देश के विकसित नागरिक बने और संपूर्ण नागरिक बने। इसकी व्यवस्था हमारे एनईपी 2020 में की गई है और इसका रिजल्ट आने वाली पीढ़ियों में कुछ समय के बाद जो अभी अडॉप्ट की गई है, आने वाले समय में इसका असर जरूर दिखेगा। दूसरा, ये कैसे संभव होगा? बहुत सारी रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को इसमें हटाया गया है, डिलीट किया गया है। यानी फ्लेक्सिबिलिटीज, चुनाव करने। पहले की व्यवस्था थी कि सब्जेक्ट विषय थोप दिया जाता था जो विद्यार्थी के वश में शायद नहीं होता था, लेकिन इसमें विद्यार्थी को अपने रुचि गोल के अनुसार सब्जेक्ट विषय यानी कैरियर से रिलेटेड सब्जेक्ट को चुनने का भरपूर अधिकार दिया गया है। और इसके आगे का जो पॉइंट है वो और भी अट्रैक्टिव पॉइंट है, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी बहुविषयक शिक्षा। यानी कई विषयों के सिद्धांत, अवधारणा, कंसेप्ट, प्रिंसिपल को एक साथ लेकर के और समाहित किया गया है और उसे फाउंडेशनल स्टेज से ही देने की शुरुआत की गई है। स्टेज वाइज मेंटल कैपेसिटी अनुसार स्टेज 1, 2 से लेकर के प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी तक तय चीज है कि जब ये रनिंग पीढ़ी जब सेकेंडरी कर लेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट उसको देखना नहीं पड़ेगा। वो एक कंप्लीट विकसित भारत के विकसित नागरिक होगा। इसमें चुनाव करने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब है फाउंडेशनल लिटरेसी यानी बुनियादी साक्षरता। बुनियादी साक्षरता में पहले बहुत कम ध्यान दिया जाता था, केवल नाम लिखने या साधारण से भाषा का ज्ञान की व्यवस्था थी। इसमें है लिखने, पढ़ने, बोलने और न्यूमरेसी यानी अंक ज्ञान देने के भी व्यवस्था शुरू से ही की गई है। इसीलिए इसको कहा जाता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आगे जो एक एक अहम पॉइंट आते जाएंगे, काफी रोचक पॉइंट होंगे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से अब देखा जाए, क्या पहले की शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी कोई जानता था? शायद दूर दूर तक नहीं। इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की व्यवस्था की गई है, यानी तकनीकी ज्ञान समाहित किया गया है। इस जमाने में हर किसी को जिस चीज की जरूरत होती है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित होनी चाहिए ताकि जीवन आसान बन सके। और इस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की व्यवस्था इसमें शुरू से की गई है। आप देखेंगे कोई भी खिलौने जब आते हैं, बच्चों को खेलने के लिए, खेलते तो बाद में हैं, पहले उसको खोलना कसना शुरू कर देते हैं। यानी तकनीकी जानकारी लेना चाहते हैं, यानी बच्चों का रुझान तकनीकी की तरफ है। बच्चों की इसी मनोभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी समावेश किया गया है ताकि हम खेल खेल में तकनीकी ज्ञान के माध्यम से बच्चों का भरपूर मानसिक विकास कर सके। क्योंकि 3 साल से लेकर के 9 साल के बीच बच्चों के ब्रेन का 85% विकास हो चुका रहता है और यही एज पहले यूं ही निकल जाता था और इस स्टेज का फायदा नहीं होता था। 85% ब्रेन का विकास
समुचित ढंग से नहीं होता था जो इस नई शिक्षा नीति ने अपने इस कंसेप्ट में किया है, यानी 85% का भरपूर फायदा उठा लिया। अब बताइए, जो बच्चे ये जो रनिंग पीढ़ी है इंटर करने के बाद यानी सेकेंडरी करने के बाद क्या अनएम्प्लॉयमेंट देख पाएगी? शायद नहीं। यानी इस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का इसमें इतना फायदा दिखाया गया है, लेकिन ये सब कैसे होगा? सवाल उठता है क्वालिटी ऑफ द टीचर, यानी टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग पहले क्या ये कोई जान पाता था कि टीचर्स ट्रेनिंग होता भी क्या है? शायद नहीं। एक बार ट्रेनिंग कर करके शिक्षक का पोस्टिंग कर दिया जाता था तो उसके बाद फिर रिफ्रेशर कोर्स की भी जरूरत नहीं समझी थी। उस समय के लिए वही उपयुक्त था, लेकिन अब इसमें टीचर्स के ट्रेनिंग की भरपूर व्यवस्था की गई है। एक टीचर को एक साल में 50 घंटे का ट्रेनिंग लेना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेना ही लेना है। लगातार रिफ्रेशर कोर्स और बेटा टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद क्या आप सोच नहीं सकते कि हमारे टीचर में कितनी गुणवत्ता आएगी? ये टीचिंग कौशल, टीचिंग स्किल कितना डेवलप होगा? यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट को काफी इंकरेज करने की इस नई शिक्षा में भरपूर की गई है, जिसके बल पर उन बच्चों को सिखाया जाएगा। क्या है ना ये नई बात? अब देखा जाए हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। अभी हम एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं। हायर एजुकेशन रिफॉर्म यानी उच्च शिक्षा में काफी सुधार किया गया है। उच्च शिक्षा पहले अमीरों के जिम्मे ही रहता था, अब इसे इतना किया गया है, इसे इतना लचीला बनाया गया, फ्लेक्सिबल, कि जिसमें यदि जज्बा हो, ललक हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, कर सकता है। और यह रिसर्च ओरिएंटेड होगा और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी होगा, यानी हमारे बच्चे ग्लोबली कंपटीशन में भी अपनी करामात, अपने टैलेंट का जलवा बिखर पाएंगे। यानी हायर एजुकेशन रिफॉर्म। इसके अलावा अब सबसे अहम बात इंक्लूसिविटी, समावेशिता। इंक्लूसिविटी में इसे इतना आसान किया गया है शिक्षा को कि रिमोट कंट्री साइड में रहने वाले जो बिल्कुल मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, इनसे लेकर अर्बन एरिया में रहने वाले जो अमीरों के बच्चे हैं, एक देश एक शिक्षा नीति की तरह ये लाभान्वित होंगे। और इसे फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल किया गया है और न्याय संगत बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं ये पहले था? शायद नहीं, दूर दूर तक नहीं था। इसलिए बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का राग सभी अलापते थे। लेकिन देखा जाए तत्कालीन भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो ध्यान दिया है कि आखिर गोता मारा है कि आखिर इतनी बेरोजगारी का कारण क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जड़ में कहीं ना कहीं खामी है। उस खामी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से इसे रिमूव किया गया है। इसलिए वर्तमान सरकार के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगे क्या असर पड़ता है। यानी इसको एडॉप्ट तो कर लिए, इस एडॉप्ट करने के बाद, इसके अनुसार कार्य करने के बाद क्या असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखा जाए, पहला है होलिस्टिक एजुकेशन दिया जाएगा। होलिस्टिक और एजुकेशन, सर्वांगीण शिक्षा, यानी संपूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था इसमें की गई है। संपूर्ण शिक्षा क्या होती है? एक मत किताबी ज्ञान से ही किसी का काम चलने वाला नहीं है। उसे कॉग्निटिव, यानी किसी विषय के पक्ष विपक्ष में एडवांस स्टेज में जाकर सोचने की भी व्यवस्था इसमें की गई है। और उसमें भावनात्मक शिक्षा दी गई है ताकि अपने परिवार, समाज के प्रति वो संवेदनशील हो सके, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। शारीरिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, न केवल किताबी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा की भी व्यवस्था इसमें भरपूर की गई है।
सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, भावनात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, और साथ साथ किताबी शिक्षा तो है ही, तकनीकी शिक्षा का भी समावेश किया गया है। यानी संपूर्ण शिक्षा देकर के सर्वांगीण विकास करने की व्यवस्था इसी शिक्षा नीति में की गई है। अब दूसरा इंपैक्ट क्या है, दूसरा असर क्या है? इसमें एम्फेसिस ऑन आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, आर्ट कला और मानवता। कला देखा जाए, कला क्या कहते हैं? यानी आर्ट, टू ब्यूटीफाई ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एन आर्ट। यानी कला किसी चीज को सुंदर बनाने के आदत को ही कला कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कला के प्रति कितने जागरूक होते हैं कि मिट्टी से, रेत से, लकड़ियों से जोड़ करके कलात्मक चीजें बनाने का प्रयास करते हैं। इसका माने सरकार ने समझा है कि हमारे बच्चों की अंदर कला के प्रति कितनी गहन रुचि है, तो क्यों ना इस कला को और परिष्कृत करके शुरुआती स्टेज से ही बच्चों को सिखाया जाए, जो आगे चलकर अपने आप में एक हुनर के रूप में साबित होगा। दूसरी चीज, और ये सारी चीजें मानवता पर आधारित हो। मानवता एक अलग चीज होती है, यानी परिवार समाज के प्रति उसे संवेदनशील बनाने की व्यवस्था की गई है। जो पहले बच्चे कट जाते थे, अब वो अच्छी बात नहीं होगी। ये सारे चीजें कैसे होगी? अब देखते हैं कि इसके अगला पड़ाव क्या है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। अब देखा जाए पढ़ाई बोझ क्यों हो जाती थी, जानने की चीज है, फोकस करने की जरूरत है, गोता मारने की जरूरत है कि पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं लोग लेते थे बच्चे। कारण था एक पर एक पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज से शुरू होती थी, जो शायद समझ से बहुत परे थी। लेकिन इस शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई है कि मां द्वारा बोली जाने वाली भाषा यानी मदर टंग, परिवार के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, समाज के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उसी भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था शुरुआती स्टेज में की गई है। जब बच्चे उस भाषा के माध्यम से पढ़ने में रुचि लेने लगेंगे, तो उसके बाद रीजनल लैंग्वेज की तरफ बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और प्रमोट होगा भी। और रीजनल लैंग्वेज में जब बच्चे मदर टंग से जब रीजनल लैंग्वेज में प्रमोट हो जाएंगे, उसके बाद और किसी भी भाषाओं को सिखाने में बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी प्रकार की शिक्षा को जमाने के अनुसार की किसी भी प्रकार की शिक्षा को आसान किया जा सकता है। लेकिन शुरुआती स्टेज में मदर टंग में भाषा को सिखाने की कोशिश की गई, पढ़ाई को, जो पहले ये नहीं थी। ये है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। अब अगला पड़ाव देखिए, फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यवसायिक शिक्षा। क्या व्यवसायिक शिक्षा का नाम पहले लोग जानते थे? दूर दूर तक नहीं। एक लंबी उम्र के बाद जो पैसे वाले घराने थे, व्यवसायिक शिक्षा जरूर लेते थे, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, अदर, जो आम आदमी की बस में नहीं था। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। शुरुआती स्टेज से पार्ट वाइज यानी खंड खंड करके उसको सिखाया गया है। अब अंदाजा लगाइए, इस नई शिक्षा नीति के अनुसार जो बच्चे सेकेंडरी कर लेते हैं, तो क्या वो बेकार रह पाएंगे? नहीं, कतई नहीं। रोजगार के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, वो देश पर बोझ नहीं बनेंगे। यानी वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था इस कदर की गई है। अब आगे देखते हैं ये सारी चीजें कैसे हो रही। टीचर हमारे बैकबोन होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए हमेशा टीचर क्वालिटी पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने फोकस किया है। अब अगला पड़ाव होता है इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग, यानी प्रभावशाली टीचर्स ट्रेनिंग की इसमें भरपूर व्यवस्था की गई है कि समय समय पर टीचर को क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मूलभूत पार्ट है, ताकि समय जमाने के अनुसार जो आए दिन जो देश दुनिया में रिसर्च इन्वेंशन होते रहते हैं, हर टेक्नोलॉजी पे इन्वेंशन होते रहते हैं, और जो कंक्लूजन निकल करके आता है हर क्षेत्र में, टीचिंग में भी आता है, तो उस चीज
जानकारी से टीचर को रूबरू कराया जाए और टीचर के माध्यम से उसको आसान तरीके से बच्चों तक ट्रांसफर किया जाए। अब अंदाजा लगाइए, इस तरह से जहां टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो व्यवस्था की गई है, क्या बेरोजगारी रह पाएगी? नहीं। धन्य है ये सरकार की सोच कि इस संपूर्ण शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास कराने की कोशिश की गई है। अब ये कैसे होगा? अब देखा जाए, यह टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। इसमें इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग के बाद जो अगला पड़ाव आता है, बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बेटर एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, यानी बेटर एक्सेसिबिलिटी, आसानी से सबको जो एक्सेस हो जाए, जो शिक्षा आसानी से रिमोट कंट्री साइड में रहने वाले बच्चों से और अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चों तक एक साथ एक समान सबको उपलब्ध हो जाए। इसे ही तो कहते हैं बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल। और यह जरूरी था। पहले उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा शहरों तक ही लिमिट रहती थी और सुदूर देहात में रहने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा से बहुत दूर हो जाते थे और अनएम्प्लॉयमेंट की मार पड़ती थी, अब देश पर बोझ बन जाते थे और वो खुरापाती दिमाग इसी से मुख्य धारा में आएगा। लिवरेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है। देखा जाए, इसमें नई शिक्षा नीति में लेवरेज किया गया है टेक्नोलॉजी को, यानी समाहित किया गया है, शामिल किया गया है। क्यों? यदि बदलाव होगा तो तकनीकी ज्ञान से होगा, न केवल किताबी ज्ञान बल्कि तकनीकी ज्ञान ही इसमें क्रांति लाएगा। शिक्षा जगत में यदि क्रांति लाएगा तो तकनीकी ज्ञान ही लाएगा और उस तकनीकी ज्ञान को इसमें समाहित किया गया है ताकि बच्चे शुरू से ही तकनीकी ज्ञान के प्रति बिल्कुल कॉन्शियस रहे, जागरूक रहे और अपना एक खास स्टेज पार करने के बाद एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार युवा जिनके कंधों पर परिवार, समाज और देश की जिम्मेवारी होगी और भरपूर फायदा उठाएगा। अब आगे देखते हैं स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। पहले जो ढर्रा चल रहा था वो ढर्रा चलता ही जा रहा था। इसमें हम क्या जानते हैं, वो बच्चे क्या जानेंगे, ये परखने की कोई खास सिस्टम व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इंपैक्ट ऑफ 2020 का इतना असर है कि इसमें यह व्यवस्था की गई है स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, यानी एक रणनीति की तरह एक सिस्टम के अनुसार जांच परख करने की क्षमता दी गई है और उसमें कहीं कोर कसर रह जाता है, कोई खामी रह जाती है बच्चे में, तो तुरंत उसको फाइंड आउट कर करके तुरंत रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो कमी दूर हो जाए। जब तक असेसमेंट नहीं होगा कि हम क्या जानते हैं तो सुधार कहां से करेंगे। यही व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस सुधार करने के लिए इसमें काफी संभावना है ताकि स्ट्रेटेजिक असेसमेंट होगा और हम अपने को परख पाएंगे कि हम अभी कहां तक हैं, यानी मेरे पैरों के नीचे कितनी धरती है। यह जानकारी इसके माध्यम से हो ही जाती है। तो है न कमाल की बात। अब देखा जाए अगला पड़ाव जो आता है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। जब हमारी शिक्षा पद्धति ये 8 स्टेज से गुजरते हुए, 8 पॉइंट से गुजरते हुए 9वें पॉइंट स्किल डेवलपमेंट पर आती है, जो एक एक पॉइंट अपने आप में लाजवाब है, तो क्या हम और आप समझ नहीं सकते कि बच्चों में कितना स्किल सेकेंडरी करते करते आ जाएगा। यानी स्किल से हमारे बच्चे लबालब हो जाएंगे, भरपूर क्षमतावान हो जाएंगे और वो रोजगार देने लायक हो जाएंगे, रोजगार खोजने वाले नहीं रहेंगे, रोजगार देने वाले हो जाएंगे। स्किल उनके अंदर इतनी आ जाएगी, खुद अपने आप पर वो खड़े हो जाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए
मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद।